Now our next speaker is Sir Amin. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन अहमद साहब को उन्होंने इतना सक्सेसफुल AGM अरेंज की, काफ़ी देर बाद हुई। 2019 में पहले अहमद साहब बता रहे थे हुई है, अब 2023 नहीं, हर इतनी लेट तो नहीं हुई, दो होती रहती है लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया इस दफ़ा, तो वो हर साल कोशिश होती है करने की। दो तीन चीज़ें मैंने आपको एड्रेस करनी है। ये एक मौका होता है कि हम बच्चों से इंटरेक्ट कर सकें। लाहौर की टीम भी है, फैसलाबाद के सारे डिपार्टमेंट्स के बच्चे मौजूद हैं। दो तीन चीज़ें मैंने आप लोगों से एड्रेस करनी है। सबसे पहले तो ये है कि जब हम लोग क्लाइंट पे जाते हैं तो हम वो क्लाइंट को प्रिपेयर करके जाएं, उस क्लाइंट की स्टडी करके जाएं, उनकी फ़ाइल्स की स्टडी करें, उनकी अब हम ट्राई करते हैं कि सबसे पहले हम उनका ट्रायल बैलेंस मंगाते हैं। तो वो उसके बाद ज़रूरी है कि जब आप क्लाइंट पे जाएं तो सबसे पहले उनकी मैनेजमेंट से कहें कि हमने आपके CEO से बात करनी है। ये एक नई चीज़ हम लर्न कर रहे हैं। पहले हम CFO तक रहते थे, लेकिन अब चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं, मैं अब फील कर रहा हूँ कि हमें अब CEO से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। जितने चैलेंजेस हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी हैं, जो हमारे क्लाइंट्स का जो इन्वायरमेंट है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो बहुत देसी है फैसलाबाद में, पर्टिकुलरली फैसलाबाद में। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है, CEO को पता भी नहीं होता, ऑडिट हो जाता है, रिपोर्ट साइन हो जाती है। तो सबसे पहले हम CEO से मिलें, उससे इनिशियल मीटिंग में जो हम बात कर सकते हैं वो उनसे बात करें। एक तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद दरमियान में अगर ज़रूरत पड़ती है तब भी करें, एंड लास्ट मीटिंग ज़रूर करके आएँ उनसे। लास्ट मीटिंग में क्या हो कि आप लोगों के पास मैनेजमेंट लेटर हो, वीकनेसेस का पूरा एक लेटर हो, उसमें जो बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं जो ड्यूरिंग ऑडिट मुझसे भी, अपने सीनियर से भी आप लोगों ने डिस्कस किए होते हैं, तो वो उनको लाजमी रियलाइज़ करवाएं। उनको उनमें से कोई कोशिश करें कि उनको बताएं कि आपके स्टाफ, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसमें ये वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस का उनको पर्टिकुलरली बहुत बताएं। उनको बताएं कि आपका इंटरनल कंट्रोल आपका बहुत वीक है, आपका जो एरिया है रिगार्डिंग बुक कीपिंग का वो बहुत वीक है। उनमें एग्जांपल्स दें, उनको एग्जांपल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं, CEO कहता है मुझे बताएं, ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है, ये मुझे बताएं कहाँ है, तो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो वो ज़रूरी है कि आप जब बात करें अपने CEO से तो उसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अगर आप एविडेंस के बगैर बात करेंगे तो वो लाजमी मांगते हैं, CEO की आदत होती है, वो कहते हैं दिखाया में। तो उसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो वो जो CFO होगा वहाँ का, वो ज़ाहिर फिर वो हैवी हो जाएगा। तो इससे दो तीन एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। देखें, हमारी एक तो वर्थ बनती है आप लोगों की, ज़ाहिर इतना अच्छा ऑडिट किया है, मैनेजमेंट CEO भी अप्रिशिएट कर रहा है। दूसरा कॉन्फिडेंस आता है। तीसरा फिर कोई हम असाइनमेंट निकालते हैं, जितना जो टाइट माहौल है, जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, उसमें जो दौर चल रहा है, उसमें हम नई असाइनमेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली ये लाजमी करना है। मैनेजमेंट लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें क्या हो सकता है कि ये फ़लाँ वोचर्स में अप्रूवल नहीं थी, वो वोचर्स लिखे होने चाहिए, उसकी डेट, वोचर नंबर, अमाउंट, उसके पर्टिकुलर्स। समटाइम डबल पेमेंट हो जाती हैं। इस तरह टैक्स में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं कि ये आपने पेमेंट्स की हैं, बहुत सारी पेमेंट्स थी जिसमें इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई,
उसमें से कुछ एग्जांपल्स 15 से 20 का अनेक्जर बनाएं, उसमें लिखें ये वोचर नंबर है, ये ट्रांजैक्शंस थी, ये उसके पर्टिकुलर्स थे, ये पेमेंट की है, इस पर टैक्स नहीं काटा, अमाउंट लिखें, ठीक है। तो ये टैक्स का पूरा एक अनेक्जर बनता है ये वाला कि टैक्स काटा नहीं है। दूसरा बनता है कि ये टैक्स काटा है विद इन ड्यू टाइम डिपॉजिट नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह सेल्स टैक्स के सेक्शन 73 है, उसकी वायलेशंस हैं। आपका इनकम टैक्स का नॉलेज अब बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे। इनकम टैक्स के लिए एहतशाम साहब ने, टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने चेकलिस्ट भी बनाई हुई है, जो मुझे नहीं लगता आप में से स्टूडेंट्स ने जो भी फाइनेंस एक्ट पास हुआ है पढ़ा हो। वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसको पिछला देखेंगे, पिछले में क्या था। अहमद साहब एफर्ट करते हैं कि पहले ये था, अब नई चेंजेस ये आई हैं, तो अब नया अब ये चल रहा है। ये लाजमी स्टडी करें, हमारा अपना फाइनेंस एक्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे, वो लाजमी स्टडी करें ऑडिट के लिए। उसकी वर्किंग करें कि इसमें से मैंने कौन कौन से पॉइंट्स निकालने हैं। वो पुरानी आदतें अब वो नहीं चलेंगी। वो अब जो मक्खी में मक्खी मारते थे कि पिछली फाइल में ये हुआ था, कई दफ़ा मुझे इस तरह स्टूडेंट कहते हैं कि पिछली दफ़ा भी ऐसे ही था, इस दफ़ा भी हमने ऐसे ही किया, तो ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी बात है स्पेशलाइजेशंस की। अब हमारा जो QCR हुआ है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा, पर्टिकुलरली ऑडिट एंड एश्योरेंस वालों ने, कि पहले हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते थे कि हम वर्क डन में लिखते थे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पहले हम इस तरह लेते थे कि ये वेरिफिकेशन टूल हैं, कि हम ऑडिट उसको हम वर्क डन में लिखते थे कि हमने फलां चीज़ को वेरीफाई कर लिया, हमने सब्सिक्वेंट पोजीशन देख ली, हमने कंफर्मेशंस देख ली, हम वर्क डन में लिखते हैं। लेकिन अब जो QCR हुआ है उस पर वो पूछा है, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमसे कि फ़लाँ ऑडिट स्टैंडर्ड का फ़लाँ पैराग्राफ में तो ये चीज़ थी, इसका एविडेंस कहाँ है। जैसे क्वेश्चन किया कि जो डेटर्स हैं आपके, वो जो अगले महीने के जो डेटर से रिलेटेड डाटा है, वो पहले तो सब्सिक्वेंट पोजीशन लिख लेते थे, उसका पोस्ट जो एनालिसिस या उसका एविडेंस कहाँ है कि वो भी आपने वेरीफाई किए हों कि वो डेटर्स कोई ऐसे तो नहीं तो रह गए थे जो 30 जून को जो डिस्क्लोज करने वाले रह गए थे, ठीक है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जो कि एविडेंस मांगे हैं हमसे उन्होंने कि फ़लाँ स्टैंडर्ड का फ़लाँ पैराग्राफ का वो हमसे पूछ रहा है। पहले इस तरह इतनी डिटेल में कभी भी रिव्यू नहीं होते थे, लेकिन अब हम, और इतना डिटेल्ड में रिव्यू जब होते हैं तो हमें ज़ाहिर है काम भी इतनी ही डिटेल में करने पड़ते हैं। जब इतनी डिटेल में हम काम करेंगे तो फिर हमें वो कंपनसेशन उतनी नहीं होती। उसके लिए हमें CEO से, जिस तरह मैं पहले कहा, कि इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि हम फेलोर हैं, हमारा सिस्टम बेकार है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि हमारी वर्थ बनेगी। अभी मैं किसी बच्चे से पूछ लेता हूँ तो वो बताएगा कि वो ऑडिट को इतना सीरियस नहीं लेते, तो इसकी कमज़ोरी उनकी नहीं है, हमारी अपनी है। हम अपनी वर्थ शो नहीं करते। वर्थ कैसे शो होती है? जब आप उनका डाटा ऑडिट इस तरह करेंगे कि उसमें से पॉइंट्स जनरेट होंगे। CFO भी आपसे घबराएगा, वो भी आपसे भागेगा, कि वो भी डरेगा कि ये टीम आ गई है, अब मैंने इसे ये हमसे ज़्यादा डाटा मांगेगा, तो घबराएगा आप लोगों से, डरेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जहां आपको डेली 1000 मिलती है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये मिलेंगी, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा स्पेशलाइजेशन में कोई फर्दर में बात कर लेता हूँ कि अब इसके लिए ज़रूरी है कि ऑडिट में कंप्लीट आपका एक्सपीरियंस हो, जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं। आप लोग तो ये चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप टैक्स में भी उतने ही माहिर हों जितने के ऑडिट में। इस तरह नहीं हो सकता। तो एक फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी। हर जगह ऐसा ही होता है, MBA स्टार्ट होता है, देन लास्ट आप एक सब्जेक्ट पे आप
स्पेशलाइजेशन करते हैं, कोई मार्केटिंग में करता है, कोई फाइनेंस में करता है, कोई किसी और सब्जेक्ट में करता है। तो इसके लिए ज़ाहिर है स्टडी करें। जब आप स्टडी करेंगे तो वो आपकी वर्किंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। जब वर्किंग में इम्प्रूवमेंट आएगी तो आप लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का ज़ाहिर है मेन जो एम है वो क्वालिफिकेशंस हैं। थर्ड जो है बात है वो तीसरी ये है कि जो अब मैं देख रहा हूँ कि सीए के प्रोफेशन में जब भी हम आते हैं तो हमारे जहन में जॉब होती है। इस चीज़ से निकलें। सबसे पहली बात है कि आपने लोगों ने क्वालिफाई करना है। अगर आप लोग क्वालिफाई करेंगे तो ज़ाहिर है आप एक अच्छी जॉब करेंगे, एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, ज़ाहिर इतनी आप लोग भी, ये सारा कसूर हमारा होता है। अगर हम क्वालिफाई नहीं कर सकते तो इसकी रीज़न भी हम खुद हैं। अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसकी रीज़न भी हम खुद हैं, हमारी खुद की एफर्ट है। बहरहाल वो हम बच्चे होते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता इस एज में कि हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको उस तरीके से वो नहीं लेते कि हम क्वालिफाई कर सके, हम पीछे रह जाते हैं। तो होता क्या है फिर जब आप लोग 90% लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, होता क्या है फिर वो 70,000 पे 80,000 रुपये पे जॉब स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मेरा दोस्त आया जो कि आर्टिकल्स में मेरे से सीनियर था, उसका 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था, वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर आर्टिकल्स। तो मैंने उससे सारा देखने के बाद मैंने क्वेश्चन किया आपकी सैलरी क्या है, तो उसने कहा कि 1,40,000 मैंने लास्ट ड्रा की है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत इंटेलिजेंट था, मुझसे आगे था, वो मेरा सीनियर था। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो 25 साल के बाद वो सिर्फ 1,40,000 रुपया ले रहा है। ज़ाहिर है एक फैमिली के लिए आजकल के दौर में 1,40,000 रुपया बहुत थोड़ी अमाउंट है, जबकि आप एग्जेक्टिव लोग हों, एग्जेक्टिव होते हैं ना। मेरे लिए मैं बीइंग पार्टनर ऑफ जाहिद बीन एंड कंपनी, मैं आप लोगों का टीचर भी हूँ। मुझे शर्म आती है कि अगर कोई मेरा बच्चा, मेरा कोई स्टूडेंट थोड़ी सैलरी ले, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं फील होता कि हम इसलिए नहीं आप लोगों को ट्रेनिंग देते कि आप लोग 70-80 हज़ार रुपये पे 1 लाख रुपये पे सैलरी लें। ये मुझे तकलीफ़ देती है ये बात, ठीक है। जाहिद बीन एंड कंपनी का कोई बच्चा भी थोड़ी सैलरी पे मुझे थोड़ी सैलरी पे जॉब करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। अब करना क्या है, जिस तरह आजकल के हालात हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, तो आप ज़रूरी नहीं है जॉब करें, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। ये सारे जो हमदान साहब ने करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं, बड़े अच्छी चीज़ें बताई उन्होंने, कोहली से रिलेटेड जो उसका टॉपिक था, वो सारी करैक्टरिस्टिक्स आप में होने चाहिए, सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन आप अपने जो अब्बा का बिज़नेस है उसको बूस्ट अप करें। आपने जो सेठों की नौकरी करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी के लिए पैदा हुए हैं। आप अपने अब्बा का बिज़नेस संभालें, उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। ऑनलाइन बिजनेसेस हैं आजकल, उसमें जितनी भी ये स्टैंडर्ड्स हैं, जितना कुछ है, बजाय किसी एम्प्लॉयर में अप्लाई करें, आप अपने बिजनेस में अप्लाई करें। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, घर बैठे बैठे लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ये कर सकते। अगर देखें, क्वालिफिकेशन करें, हर सारा कुछ करें, सारा कुछ आपको आना चाहिए, आप बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। लेकिन आप यही देखें, ये पैंट कोट यही होता है ना पढ़े लिखे बंदे में, और एक सलवार कमीज पहनी होती है बंदे ने, बिजनेस कर रहा होता है, वो करोड़पति होता है, और हमारा जैसा जिसने टाई शाई लगाई होती है 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमा रहे होते हैं। तो हम ये आगे निकलें। हम एज ए, आप अज्यूम करें कि आपने एम्प्लॉयर बनना है फ्यूचर में, तो उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल। जब से मैंने आर्टिकल्स किए हैं, मैं यही हालात देख रहा हूँ कि हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। ये 2000 से भी यही हालात हैं, इस तरह के हालात रहे हैं पाकिस्तान में।
हर दफ़ा यही फील होता है ये सबसे एडवर्स हालात हैं। तो वो ये हालात शुरू से ऐसे हैं, ठीक है। कभी किसी इंडस्ट्री में बूस्ट आ जाता है, कभी किसी में आ जाता है, कभी किसी में आ जाता है। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 70-80 हज़ार 1 लाख के लिए पैदा नहीं हुए। माशाल्लाह इतने इतने खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं, तो वालिदैन आपको इस इतनी सैलरी के लिए नहीं ये सारा कुछ करने के लिए भेज रहे। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कुछ आगे निकलें, एक स्टेप आगे निकलें और सोचें कि अगर आप लोगों ने क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करें, ठीक है। इसमें ही रिस्पेक्ट है। अगर आपने लोगों ने क्वालिफाई नहीं करना तो फिर आपने सोचना है कि क्लर्क बनना है कि बिजनेसमैन बनना है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों की विल उसमें कितनी की इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग आजकल तो इतना दौर है कि लोग पढ़े लिखे लोग चावल बेच के अमीर हो गए, चाय बेच के अमीर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये मेरा मैसेज था। शायद मैंने सही एड्रेस किया है या नहीं, ये सोचने की बात है। अल्लाह ताला आप सबको से कोई तरक्कियाँ दें, आमीन। थैंक यू वेरी मच।